नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, क्योंकि दोनों आपस में भिड़ गए हैं। बातचीत कुछ ऐसी हुई है जिसमें वो भिड़ गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी इस देश में विकास नहीं होने दे रहे हैं, जो विकास की रेलगाड़ी है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और कुछ राजनीतिक दल उसमें ध्रुवीकरण कर रहे हैं और इन्हीं भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को बचा नहीं रहे हैं और केंद्र जो भी कहता है हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में ये जो दोनों नेता वाद विवाद कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, आज तलाशने की कोशिश करेंगे इनसाइड स्टोरी में। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, नीतीश कुमार का ये कहना कि हम केंद्र की बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इसके क्या मायने समझ में आते हो? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी इस बात का भी जिक्र कर देते हैं 1000 से ज्यादा विधायक हैं आपके, 300 से ज्यादा सांसद हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके घर पे छापा पड़ना चाहिए? देखिए, सारी बातें कह करके फिर कह देना कि हमने कुछ नहीं कहा है, ये नीतीश जी की स्टाइल है। हमें क्या मतलब है, बोलने वाला बोलते रहे। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें कही हैं जो ऐलान जंग है। पहली बात तो उन्होंने जवाब दिया है प्रधानमंत्री के उस बयान का जो कि कोची में दिया गया गुरुवार को ये बयान दिया गया कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो गोलबंदी कर रहे हैं भ्रष्ट को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये स्वभावतः नीतीश जी कहीं और कही गई बातों पर बोलते जल्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कोई किसी को क्यों बचाएगा, कोई किसी को क्यों बचाएगा। उन्होंने जवाब दिया और बोले बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब मेरे दौर में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, ये सब जानते हैं कि निशाना प्रधानमंत्री का इसी तरफ था, क्योंकि अभी हाल में पाला बदला गया है और तेजस्वी यादव और उनके कई परिवार वाले जो हैं वो करप्शन के आरोप में ईडी के दायरे में हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये बात कही कि जब भी करप्ट के खिलाफ होता है कोई एक्शन, तो क्या करते हैं लोग कि एक पॉलिटिकल कॉन्फिडरेसी बना लेते हैं, एक गठबंधन बना लेते हैं और इस तरह से वो फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, करप्शन को दूर करने की तमाम कोशिशों को। तो जवाब उन्होंने दिया और फिर उन्होंने अटल जी का दृष्टांत दे दिया। कह दिया कि हम लोग तो अटल जी के ज़माने में काम करने वाले लोग हैं, यानी कि मैं तो उस दौर का हूँ जहां पर अटल जी जैसे आप ही के नेता, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता लीडर थे और सबों को साथ लेकर चलते थे, मतलब आप साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कह दिया कि अरे बोलने वाला बोलते रहता है, हमें क्या बोलना है। तो सब कुछ बोलने के बाद फिर उन्होंने अपने आप को इस तरह से शो किया। ये नीतीश जी की स्टाइल है। और शंखनाद कर दिया क्या किसी तरह का सियासी शंखनाद? शंखनाद तो देखिए कल ही हो गया, जब एक पोस्टर या यूँ कह लें कि कुछ पोस्टर्स जिनमें लाइनें ऐसी ऐसी लिखी हुई थी नीतीश जी के फोटो के साथ, वो आ गई और वो लग गई पोस्टर पटना में। और उन पोस्टरों में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेती थी। मैं उदाहरण देता हूँ, मन की नहीं काम की बात। अब बात नहीं मन की नहीं काम की, सिर्फ इतना ही लिखा। अब देखिए अब इसका क्या अर्थ है ना। और जुमला भी, जुमला भी यूज किया। उसके अलावा प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा। तो अपने नेशनल एम्बिशंस के बारे में पहली दफ़ा उन पोस्टर्स के ज़रिए, और ऐसा तो है नहीं कि नीतीश के प्रशंसकों ने वो पोस्टर लगाया है, पार्टी ऑफिस के बाहर लगाई गई है, तो फिर वो नीतीश जी की जानकारी के बगैर होगी, ऐसी तो बात है नहीं। तो जाहिर है कि उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है, उन्होंने एक तरह से लड़ाई की शुरुआत कर दी है। पर प्रधानमंत्री से सीधे सीधे वो नहीं भिड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के खेमे में अभी तक उनकी उम्मीदवारी को लेकर के बहुत लोग तैयार हैं, या सब लोग तैयार हैं, या कुछ लोग तैयार हैं, ऐसा तो नहीं है। तेजस्वी यादव ने बार बार इस बात को कहा है, उनकी पार्टी तैयार है। कुछ वाम दल भी वहाँ बिहार में इक्का दुक्का बोल देते हैं, वो भी समझ में बात आती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी सहमति कि नीतीश कुमार ही 2024 में उम्मीदवार होंगे, ऐसी तो बनी नहीं है।
तो नीतीश कुमार बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और एक पॉस्चरिंग भी करते हैं कि वो तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई और उन्हें आगे बढ़कर कहे कि आप आइए और शुरुआत करिए। वो तैयार हैं इस बात के लिए कि वो प्रधानमंत्री को टक्कर दे। ये तो उन्होंने घोषणा कर दिया था 2024 में हम गोल बंद करेंगे, ये उसी दिन कहा था जिस दिन साथ आए थे तेजस्वी के। पर गोलबंदी का वो चेहरा कौन होगा, इस बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो ऐसे में नीतीश बच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, ऐलान जंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर है कि क्या वो चेहरा है। लेकिन वो भ्रष्टाचारियों का जब जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश के साथ में जो खड़े हैं तेजस्वी, वो सबसे ज़्यादा फंसते हुए नजर आते हैं। इसीलिए वो शायद इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी के सारे विधायक सांसद क्या दूध के धुले हुए हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती, उन पे छापेमारी पिछले 8 सालों में कितनी हुई है। संयोग देखिए, संयोग है ये बात सही कह रहे हैं। उनके सांसद 300 क्यों, उनके तो और भी ज़्यादा सांसद हैं, 100 सांसद तो राज्यसभा में भी हैं, तो 400 से ज़्यादा सांसद हो गए और एनडीए को मिला ले तो 450 सांसद हो गए। और इसके अलावा एमएलएज की संख्या उनकी करीब 1300 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत ही कम, बहुत ही स्थिति ऐसी है कि जिसमें कि एकदम न के बराबर कार्रवाई हुई है, जबकि विपक्ष के कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो विपक्ष के जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, क्या वो निर्दोष है? प्रश्न ये सवाल तो है, ये सवाल है। चलिए, कुछ लोग हैं जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं हो रही है, पर जिन पे हुई है क्या वो निर्दोष है या हो रही है? पैसे निकल रहे हैं अगर बंगाल से, तो कहां से निकल रहे हैं? तो फिर इसमें गलती क्या है? लेकिन ये बात है कि उन पे तो होनी ही चाहिए जो लोग इस बात से बचे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी या सरकार के करीब हैं। पीछे एक मजाक चल रहा था जिसमें कि एक फ़ोन किसी ने रिसीव किया तो उसे कहा गया कि तुम ईडी से बोल रहा हूँ, तो वो बोला मैं फला पार्टी तो कल ही आया हूँ, मैंने ज्वाइन कर ली है। तो कहते अच्छा थैंक यू। तो अब आप ये बताइए कि इस तरह के मजाक भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोषियों को पकड़ने का मैंडेट तो देखिए हर सरकार के पास होता है। सरकार किन्हें छोड़ रही है आप पॉइंट आउट करिए, उसका एक राजनीतिक क्वेश्चन बनाइए, नो डाउट अबाउट दैट। और मुझे लगता है हिमांशु कि यही सब मुद्दे जो हैं वो आने वाले दिनों के प्रमुख मुद्दे होने जा रहे हैं। करप्शन पर अगर अटैक होगा प्रधानमंत्री की तरफ से, तो नीतीश जी की तरफ से जवाब ये होगा कि आप सिलेक्टिव लोगों को पकड़ते हैं, आप उनको नहीं पकड़ते हैं जो आपके करीब है। इस देश का बहुत सारा पैसा लेकर लोग विदेश भाग गए। इससे पहले काले धन को लेकर जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ, शुरुआती दौर में 2014 से पहले भाषणों में जिस तरह का जिक्र हुआ, उसके बाद एक एसआईटी का गठन हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट या फिर कितना काला धन क्या है कुछ बताया नहीं सरकार ने। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार पॉलिटिकल तौर पर इस भ्रष्टाचार का एक नैरेटिव तैयार करके सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। एज सच भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई सख्त हो, इस देश में जो लोग इस देश को लूट कर बाहर भाग गए उन पर कार्रवाई हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है कि सिर्फ नैरेटिव है, नैरेटिव के लिए ही आम आदमी को सिर्फ पोलराइज करने के लिए? देखिए, ये बात तो सच है कि पहला डिसीजन जो इस सरकार का था वो था ब्लैक मनी के खिलाफ, लेकिन ब्लैक मनी इतने साल बीत जाने के बाद हमारे देश वापस आया है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। बल्कि रिपोर्ट्स कहती हैं, अभी कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आई कि बढ़ गया, 3 गुना हो गया, ब्लैक मनी बढ़ गया। तो एक तो ये पक्ष है, लेकिन करप्शन और ब्लैक मनी दोनों दो चीजें हैं। देश में भी तो काला धन है ना, उसको निकालने के प्रयास चल रहे हैं। और उस पैसे को कौन रखे हुए है? क्या वो विपक्ष के लोग हैं? और अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष में वैसे लोग हैं भी, तो क्या विपक्ष के लोगों को छोड़ा जा सकता है? ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर विपक्ष में कोई बैठा है, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम पार्थ चटर्जी के उनके जो भी कोई भी रिलेशन में थे उनके घर से पैसे निकले, तो क्या पॉइंट आउट करना पड़ेगा विपक्षी नेताओं को कि आपके इनके घर पे पैसे हैं? ये क्या करना पड़ेगा, पॉइंट आउट करना पड़ेगा? ये काम तो एजेंसीज का है, एजेंसियां ही करेंगी। और एजेंसीज को आरोप यह है कि सरकार कंट्रोल करती है। अब ये तोहमत इस सरकार में भी लग रही है, यूपीए की जब सरकार थी उस वक्त भी लगा करती थी। ये एक चक्र है, ये पॉलिटिकल
डॉग फाइट का एक नमूना आप देख रहे हैं कि करप्शन पर आप सेलेक्टिव हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप जिनके साथ हैं वो सब करप्ट हैं। हकीकत देखिए ये है कि दोनों की राजनीति किस आधार पर होने जा रही है। ये सब कहने की बातें हैं। जो राजनीति है प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की, वो राजनीति हिंदुत्व की राजनीति है, उसका आधार यही है। और ख़ासतौर पर एक टेररिज्म के ख़िलाफ़, एक जिहादी इस्लाम के ख़िलाफ़ एक गोलबंदी जो क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने में सफल रही है, तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और वो आप इस रूप में देखिए कि सवर्ण से लेकर के ओबीसी और एससी एसटी तक में उनके सपोर्ट बेस तैयार हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो कि मंडलाइजेशन के ज़रिए मजबूत हुई हैं, और ख़ास तौर पर हिंदी पट्टी में, और यूँ कहें कि उनका जो फैलाव है वो पूरे देश में है। तो इसमें ख़ास तौर पर जो जातीय राजनीति है उसका दबदबा ज़्यादा है। ओबीसी की, क्योंकि एक बड़ा वोट वर्ग है इस देश में, ओबीसी की तरफ से हिंदुत्व की राजनीति को हमेशा से चैलेंज किया जाता रहा है, और इसीलिए मंडल और कमंडल का नाम पड़ा था। तो आज की तारीख में भी वही राजनीति है। मंडल जिसे रिप्रेजेंट करने लगे हैं वो लोग जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं, और उसमें अभी फिलहाल नीतीश का चेहरा है या और भी चेहरे हैं। वहीं दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए वो मुद्दे अहम हैं जिन्हें ये मुद्दा मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, 3 तलाक हटा दिया गया, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे जो कि इन्हें प्यारे। आज की तारीख में समर्थन, सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा है, और वो नए तरीके से अब काम कर रहे हैं। कोई बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी रह गई है, बल्कि ओबीसी में और एससी एसटी में भी उसकी अच्छी खासी पैठ हो गई है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है जातीय पार्टियों के लिए। आपने देखा होगा कि किस तरह से यादवों को दूर करने की कोशिशें बिहार और उत्तर प्रदेश में हो रही हैं यादव पार्टीज से, चाहे वो आरजेडी से हो, क्योंकि वहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं एक जो कि बिहार से आते हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, और वो यादव हैं, और उनके ज़रिए चैलेंज करने की कोशिश है। तो पिछले दिनों तेजस्वी ने उन्हें ही चैलेंज किया था। उन्हें लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यादव का एक बड़ा समूह उस तरफ जाएगा। उत्तर प्रदेश आइए तो आप पाएंगे कि अखिलेश के चाचा ही हैं जो कि एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि यादव दोबारा से सोचें कि भाई हमें किधर रहना है। एक विकल्प देने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये कोई ब्राह्मण बनिया पार्टी तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी। ये तो हो गया कि वो जातीय समीकरण किस तरह से बीजेपी सेट करती है। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश को बहुत नुकसान होता है भ्रष्टाचार से। तो ऐसे में क्या एक वेपन है ये बीजेपी के हाथ में विपक्ष को तितर-बितर करने के लिए? पिछली दफा जब साथ थे तेजस्वी और नीतीश, दोनों को अलग कैसे किया था? भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बार बार दोहराया और अंत में नीतीश कुमार को एक्शन लेना पड़ा, वो हट गए। उस वक्त आपको याद होगा कई घोटालों में तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के नाम आ गए थे। अब वो मसले अभी भी जिंदा हैं, ये प्रश्न तो है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो रीजनल पार्टीज होती हैं उसमें भ्रष्टाचार पर से अपने आप में मुद्दा पीछे की तरफ चला जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ए राजा 2G का स्कैम सामने आया और उसमें दोषी करार दिए गए, जेल भी चले गए। लेकिन देखिए उनकी पार्टी ही नहीं, वो भी जीत करके सांसद बन करके वापिस आ गए हैं, और संसद भवन में एक बतौर हैसियत MP वो बैठते हैं वहाँ। तो आप ये देखिए कि कहाँ है मुद्दा। ये अलग बात है कि 2G के बारे में वो चीज़ें भी उस तरह से सामने नहीं आई जिस तरह से पेश की गई थी। अमूमन देखा गया है कि जो कास्ट लॉयल्टीज़ है या जो इस तरह की लॉयल्टीज़ हैं जो जिसको प्रीमोडियल लॉयल्टीज़ कहा जाता है, वो शायद ज़्यादा हावी हैं भारतीय लोकतंत्र पर। इसीलिए कहने के लिए तो कहा जा सकता है कि ये भ्रष्ट हैं, इनके साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन अंत में जो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं नतीजों को, वो दरअसल जाति एक तरफ, आखिर में एक तरफ धर्म।
आखिर में जब वोट डालने आदमी जाता है तो उसके दिमाग में यही चीजें रह जाती हैं। उसमें करप्शन इश्यू के रूप में बहुत प्रभावशाली रह जाता है। आप करप्शन की बात छोड़िए, क्या महंगाई रह जाता है, क्या बेरोजगारी रह जाता है, क्या महिलाओं की स्थिति रह जाती है। थोड़ी बहुत आज की तारीख में देखी जाने लगी है कि महिलाओं पर फोकस जिन नेताओं ने किया है उनको उनके वोट मिल रहे हैं। वो एक नया वोट वर्ग तैयार हुआ है और इसमें नीतीश कुमार, जिन्होंने बहुत सी स्कीम चला करके महिलाओं को अपनी तरफ किया है और महिलाओं को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, ये हकीकत भी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिला वोट बैंक उनके पास भी है और ये बड़ा साइलेंट वोट बैंक है। और जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आरजेडी का इतना बड़ा प्रचार, समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा प्रचार, तो कैसे हार जाते हैं। ये दरअसल एक साइलेंट वोट बैंक जो धीरे से उन्हें वोट करता है, इन दोनों राज्यों में देखा गया है। नीतीश जी की जाति 2% की है। अगर जातीय राजनीति वो करते हैं तो उन्हें वोट कहाँ से मिल रहे हैं। तो एक नई जाति उन्होंने लाभार्थी की जाति बना ली है, जिसमें कि महिलाएं और ईबीसी, खासतौर पर ओबीसी में वो वर्ग जो कि कम लाभान्वित हुआ है यादव और कुर्मी जातियों से, तो ईबीसी वो देने लगा है उन्हें वोट। जातियों को अलग तरीके से गुणागणित बिठाने का एक जोड़ तोड़ है। अच्छा, यही वजह है कि हमने देखा पिछले दिनों आरोप लगाया नीतीश कुमार ने नल जल योजना को लेकर। उन्होंने बड़े तीखे शब्दों में इस बात का जिक्र किया कि ये योजना हमारी थी, हमने चलाई, राज्य सरकार ने पैसे दिए, लेकिन केंद्र कह रहा है कि आप हमसे पैसे ले लीजिए और इससे केंद्र का बताइए। तो ये जो योजनाएं हैं, इससे जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं वो ये समझे कि केंद्र की योजना है तो केंद्र पर ज्यादा फोकस करे, बीजेपी पे ज्यादा फोकस करे। मतलब कि ये जो लाभान्वित वर्ग है ये कहीं ना कहीं अब एक कहेंगे कि निर्णायक भूमिका में आ रहा है, असर डाल रहा है। क्योंकि हमने कोविड में देखा जिस तरह से राशन बांटा गया, उसके बाद क्योंकि सरकार जिसकी है उसको प्रॉफिट हुआ उस चीज का। बिल्कुल है। ये लोगों को फायदे पहुंचाना और उनके वोट प्राप्त करना, ये एक नई परंपरा है। और इसमें पहले नीतीश कुमार ने और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने, नरेंद्र मोदी ने, इन सबों ने महारत हासिल किया है। ये एक हकीकत है। वहां छूना, और जब ये आम आदमी तक पहुंचता है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि चलिए किसानों के जो कर्ज है उनको माफ कर दिए तो किसान वर्ग है वो संतुष्ट था। अब जब आम आदमी तक चीजें पहुंचने लगी हैं तो और भी जो राजनीति है वो थोड़ी और फैल गई है। पर ये तो वही तो रेवड़ियों वाली बात है ना। रेवड़ी वो तो वही कहानी वहां चली जाती है जिसका प्रधानमंत्री मोदी विरोध करते हैं और बाकी के नेता जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। तो आप ये समझिए कि कैसे वो लाभार्थी वर्ग जो तैयार किया गया है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए लोग लाभ भी दे रहे हैं और हर चीज को एक नए आइडेंटिटी के रूप में गढ़ना चाह रहे हैं। एक आइडेंटिटी धर्म की है और एक बड़ी आइडेंटिटी वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और वो जो आइडेंटिटी है उसके दम पर चुनाव जीते जा रहे हैं लगातार, ये हकीकत है। अब उस आइडेंटिटी के खिलाफ और कैसे आइडेंटिटी बनाई जाए, इसका गुणागणित चल रहा है। नीतीश कुमार उसमें एक चेहरा हो सकते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल कल को एक चेहरा हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटीज कैसे? एक लाभार्थी की आइडेंटिटी है, एक ओबीसी की आइडेंटिटी है, एक जातीय राजनीति की आइडेंटिटी है, एक मंडल के हम सब लोग हैं उसकी आइडेंटिटी है। क्या कास्ट पॉलिटिक्स, इन सबों का नाम अगर आप कास्ट पॉलिटिक्स देते हैं तो क्या कास्ट पॉलिटिक्स, ये जो धर्म के आधारित राजनीति है और दोनों विकास की बात कर रहे हैं, इसीलिए इनके बेसिक्स को पहचानिए। तो धर्म वाली राजनीति जो है वो क्या कास्ट वाली राजनीति से दब जाएगी? क्या पूर्व में ऐसा हुआ है? बिहार में 2015 में हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश को देखा गया तो वहां नहीं हुआ। वहां धर्म आधारित राजनीति को ज्यादा प्रश्रय मिला। योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए 35 सालों बाद दूसरी दफा कोई व्यक्ति चुन करके आ गया है। यही कंफ्यूजन के बीच हमारा देश इस वक्त धर्म जाति की राजनीति पक्ष विपक्ष दोनों कर सकता है, लेकिन ये जो लाभान्वित वर्ग है, कोई किसी को लाभ मिल रहा है, ये राजनीति सिर्फ जो सत्ता में वही कर सकता है क्योंकि लाभ तो वही पहुंचाएगा बेसिकली। इसी पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है कि अगर ये क्या अनइक्वल बनाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड हटा देता है। पर दूसरा पक्ष भी तो देखिए ना कि ऑपोजिशन, हर जगह ऑपोजिशन भी तो नहीं है। मान लीजिए कि कांग्रेस केंद्र में ऑपोजिशन है तो उसकी भी तो 2-3 जगह सरकारें हैं। ममता बनर्जी यहाँ ऑपोजिशन केंद्र में है तो उनकी अपनी सरकार भी है। रेवड़ियां वो भी दे सकती है, देती क्यों नहीं है?
सवाल तो यह है कि अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं पंजाब में और दिल्ली में, तो दूसरे क्यों नहीं दे सकते। सवाल यह भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार दे सकते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं दे सकती है, मना क्यों करती है। देखिए, अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है कि ये भी एक जाति समूह बन जाएगा, लाभार्थियों का जाति समूह, और ये भी साइड ले लेगा कि हमें इनसे मदद मिली है तो हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ हो जाते हैं। मुद्दों की राजनीति जो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो जाए या महंगाई हो जाए या महिलाओं की स्थिति हो जाए या शिक्षा हो जाए या स्वास्थ्य हो जाए, ये मुद्दे बनकर के चुनाव में आएंगे 2024 में, इस बात की अभी भी संभावना कम है। ये जातीय गुणागणित, धर्म का पेंच, ये तमाम चीजें ही तय करेंगी। और संपन्न लोकतंत्र अभी हो नहीं पाया है, लोकतंत्र के नागरिक नहीं हो पाए हैं कि उस पर जो है बातचीत करें शायद, और इसीलिए आपको एक ऐसी चेहरे के रूप में नीतीश कुमार उभर रहे हैं जिनका बेस जातीय है। एक ऐसे चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं जिनका बेस धर्म की राजनीति से बनता हुआ चला आया है। और देखिए, एसेंशियल टकराव धीरे धीरे, अभी बहुत प्रीमेच्योर है कहना, लेकिन इन दो चेहरों के बीच होता नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।